हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट। तो आज दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आज दशहरा का है, 10वीं है। तो आज सोचा छुट्टी है, घर पे ही हूँ, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँ। ठीक है, मेरा ये टेंशन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ बच्चों को, है ना, ताकि सिलेक्शन हो जाए। मैं आप लोग के प्रति ही सोचता हूँ। ठीक है, मेरा कुछ ज़िंदगी नहीं, ठीक है, जो है सो आप लोग ही सब है। ठीक है, आप लोग का प्यार दुलार मिलेगा तो समझे हर दिन दशहरा, हर दिन दिवाली होगी। ओके, तो आज मैं पार्ट 4 पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 5 है, फिर दूसरा आज 2 मैंने वीडियो डालूंगा। ये एक पार्ट 4 आप अगर नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिए। आज मैं पढ़ाऊँगा वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 2-4 आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन वो हमने बोला कि याद नहीं रखना, वो भी कहाँ से आया वो भी ज़रूरी है। जैसे आप बोलते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत सारे फार्मूला है, तो आप कोई भी फार्मूला, दुनिया का कोई भी चैप्टर का अगर फार्मूला है तो वो फार्मूला कहाँ से आया, उसका ओरिजिनेट है ना, ओरिजिनेट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो आप जरूर पहचानें। ओके, जरूर जानें। तो मैं बताने वाला हूँ कि आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, क्या है इसका नियम। ठीक है, कुछ खास नियम आपको बताऊंगा जो बहुत बड़ा आपको, है ना, हमेशा याद रहेगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए हुए। ठीक है, अगर आपको बकवास लगता है तो थोड़ा स्किप कर दें, वीडियो को आगे बढ़ा दें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हमको निकालना है, मान लो कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ना, एंगल ऑफ मान लो 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको रेडियन, हम लोग रेडियन में ही आदत डालें, क्योंकि हम लोग जनरल चीज़ पढ़ रहे हैं, जनरलाइज करके पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री से सीमित रहूँगा, नहीं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है। तो आप रेडियन में रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिग्री ज़्यादा बड़ा होती है देखने में। जैसे मान लें कि 1024 डिग्री लिखना है, इसको रेडियन में लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो π/4, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, देखे होंगे कि sin π/4, sin π/4, cos π/4, है ना, tan π/4, cot π/4, तो आप सभी जानते हैं, रटे पड़े रहते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ ये जानकारी जरूरी है। ठीक है, cot sec π/4, अब sec π/4 में तो समझ रहे हो ना कि 45 डिग्री पे बात कर रही है। ठीक है, कर रहा हूं मैं, cosec π/4, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी कि कहाँ से है। अगर आपने भूल गया तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो इसी का मल्टीपल में सब वैल्यू सेम ही देगा, बस क्वाड्रेंट वो मैं पढ़ाया हूँ, तो पिछले वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि 45 डिग्री का, मान लो कि ये है, हमने बोला था कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये बाई पॉजिटिव और ये बाई डैश निगेटिव। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि यही एक्स एक्सिस से अगर प्लस थीटा है तो यहाँ पे आप देखो π/4 प्लस है, तो एंटी क्लॉक मेजर किया गया, मतलब यहाँ से ऐसे आया होगा, ऐसे मेजर किया गया होगा, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब एक्स एक्सिस से किधर मेजर किया हो गया होगा, एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन, प्लस का मतलब यानी ये π/4 है। ठीक है, अब अगर ये π/4 है तो आप देखो, आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एक्सिस पे। ठीक है, तो आपको ये मैंने बता चुका हूँ कि 90 डिग्री सामने वाली हाइपोथेनस होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये वाली
जो इस एंगल के लिए π/4 के सामने वाली एंगल जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये P हो जाएगी और इसके ये वाली जो हो जाएगी बेस होगी। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब देखिए ये सब को हटाइए। अब आप ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ओब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। और अगर इसके सामने ये वाली 45 डिग्री, ये वाली एंगल 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाले भुजा को मैं मान लिया कि x मान लिया, राइट। तो ये 45 डिग्री सामने वाली x है, तो ये भी 45 डिग्री सामने वाली x होगी, क्योंकि अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल्स होंगे, है ना। और 90 डिग्री सामने क्या हो जाएगी, तो आसानी से निकल जाएगा, हाइपोथेनस बराबर, है ना, 90 डिग्री सामने वाले हाइपोथेनस जो कि होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। तो ये निकाल लिया, तो h निकल गई कितनी, x स्क्वायर 2x², ठीक है। और 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगी क्योंकि पेयर में नहीं है, तो √2 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगी, x² है तो 1 निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, √2x आ गया। अब आ गया, अब जरा देखिए, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ाया था, साइन का डेफिनेशन चाहे कोई भी एंगल हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, डेफिनेशन हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारी कितनी आ गई इस एंगल में, इसमें देखिए कोई भी 45 डिग्री लीजिए, 45 डिग्री सामने वाली परपेंडिकुलर, दोनों तो सेम ही है, तो परपेंडिकुलर x और हाइपोथेनस √2x, ठीक है। और देखिएगा कि ये दोनों इजिली ए से ए कट गया, कितनी आ गई बताओ, 1/√2 आ गई। और सही में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होती है ना। चलिए यहाँ आ जाइए, कॉस की जो होती है वो बेस बाय हाइपोथेनस होती है। बेस है हमारा x और h हमारा है √2x, फिर यहाँ से x और x कट जाएगी, x और x कट जाएगी, कितनी बचेगी 1/√2। और सही में cos 45 डिग्री यानी cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। बात समझे। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ इसकी ओरिजिन है, कहाँ से आया है, यह बात आपको पता चल गया। ऐसे रटे पड़े रहते हैं, sin π/4 वैल्यू 1/√2, cos π/4 1/√2, अब ये कभी कभी भूल जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब इसको भी फॉर्मूला बोल रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं। ये मैंने देखा कि जितने भी वीडियो बना रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिक, अभी तक कुछ वैसा नहीं रहा कॉम्प्लिकेटेड, वैसा नहीं रहा कि मैं आपको बोला हूँ कि रट लो, नहीं, सब कुछ कहाँ से आया ये भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, सारे सिस्टमेटिकली है, आप उसको ज़रा देखें, ठीक है। tan π/4 आपको पता है, इसका डेफिनेशन जो होती है p/b होती है, तो p का वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू x है। और अगर आप देख पाओगे तो ये दोनों x कट कर आ जाएगी 1, और सही में tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और ओबियसली ये तीनों क्या है, इन तीनों का उल्टा है, तो फिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, अगर कॉट है तो ये 1 का उल्टा 1/1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और आप देख पाएंगे, या तो आप डेफिनेशन से भी लगा सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, b/h हो जाए, b/p हो जाएगी, और b भी x है और p भी x है, ठीक है। और अगर ये दोनों मिलाकर कट जाती है, काट दोगे तो ये 1 आ जाएगी। तो tan π/4 का वैल्यू 1 भी होगी, cot π/4 का भी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और उन दोनों का भी 1/√2 हो जाती, 1/√2 हो जाती π/4 पे, तो वो दोनों सेम, ये दोनों सेम, और फिर ये दोनों सेम हो जाएगी, क्योंकि उसका उल्टा, ये साइन सेक जो है π/4 किसका उल्टा होगा, किसकी रेसिप्रोकल होगी, ऑब्वियसली कॉस की। तो कॉस की b/h होती है, तो ये हो जाएगी h/b हो जाएगी, h/b। और h का वैल्यू है √2x और बेस का वैल्यू है x। और आप ये दोनों काट देंगे तो ये देखिए कट कर कितनी आ गई, √2 आ गई, √2 होगा। इसका देखिए क्या होता है, h/p हो जाएगी, h/p हो जाएगी, जो कि h का वैल्यू दिया हुआ है √2x और बटे x, p का वैल्यू x है। और अगर ये काट देंगे आप तो x से x कट जाएगी, आ जाएगी इसकी √2, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 45 पे कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहाँ पे है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बोलिए सर अगर साइन का π/4 का 45 से ज़्यादा बढ़ा लूँ, वो सब बताऊंगा, अभी आप 90 तक रखें, ठीक है। देखिए तो 45 हो गया। अब 45 किसी भी, अब ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, देखिए इसको मैं एक बात करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। अब बोलिएगा सर 45 का मल्टीपल में जो भी, जैसे एक बात बता रहा हूँ आपको सबसे बड़ा बात, अब ये π/4 का, ठीक है, π/4 है, और इसका मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करो π/4 में जो 4 से कटे नहीं, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है
ठीक है, उससे कटना नहीं चाहिए। तो जैसे क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, 3π/4। तो अगर आप π/4 का वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे जानते हो, अभी मैंने बताया, तो इसका भी आप वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि साइन 3π/4, अब 3π/4 मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी एंगल है, 3 गुणे 180 और बटे, या तो π/4 का मतलब तो आपको पता ही है 45 डिग्री। अब 45 गुणे 3, 5 तिया 15 के 5 बाकी 4 तिया 12, 135 डिग्री हो जाता है। अब बोले सर 135 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि अच्छा ये π/4 का मल्टीपल है। बहुत बढ़िया, π/4 को आप साइड कर दीजिए, π/4 को साइड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए पाई, ठीक है, और यहाँ साइन तो साइन रहेगा ही। 4π में से 1π घटाइएगा तो 3π। क्या मैं 3π/4 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हमने ये भी पढ़ाया है कि साइन पाई माइनस थीटा, आप पिछले वाला वीडियो में देखोगे, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और ये कैसे, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि पाई सिर्फ π/2 के केस में चेंज, बाकी पाई में नो चेंज, तो साइन का साइन, ठीक है। और कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये है पाई यहां तक चला, क्योंकि पाई प्लस है तो एंटी क्लॉक चला होगा, एक्स एक्सिस से ही हमेशा मेजर करते हैं एंगल को। और आगे कब जाएगी, जब जुड़ जाएगी, लेकिन घट गई है तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगी, 2। सेकंड में साइन का आउटपुट पॉजिटिव देता है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन और थीटा की जगह यहाँ π/4 है, और आपको π/4 का वैल्यू अभी जस्ट तुरंत बताया हूँ कितना होता है, 1/√2। कैसे आया ये भी मैं बता चुका हूँ, तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए कमाल की बात है कि आप 135 निकाल दिए, इसलिए इसी का मल्टीपल में और भी हो सकता है, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का निकाल सकते हैं। यहाँ कॉस रहता तो फिर यही करते, ठीक है। आप देखिए, अगर आपको लगता है, चलिए एक वैल्यू ये हो गया, ठीक है। और देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहे कि सर इसका वैल्यू क्या होगी, 4π/4 नहीं, 4π/4 मल्टीपल नहीं है π/4 का, चूंकि अगर मैं π/4 और इंटू 4 करूँगा 4 कट जाएगी, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक काम और करते हैं कि अगर 5π/4 रहेगा तो अब देखिए 5π/4 4 से 5 नहीं कट रही है, चलिए ठीक है, ये π/4 का मल्टीपल है। अब π/4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो आप जरा देखिए कि π/4 का मतलब कितना हो गया, यानी 45 डिग्री और गुने 5 कितनी बड़ी हो जाएगी, आप जरा देखिए, 5 5 25 के 5 बाकी 2 और 4 5 20 और 2 यानी 225 डिग्री हो जाएगा। अब सोचिए 225 डिग्री का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, क्या होगा कि आप इसको क्या करें, π/4 को साइड करें। अगर पूरा प्लस एंगल है, क्योंकि ऑब्वियसली एंगल पॉजिटिव 5/4, तो यहाँ पे पाई प्लस लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन जो है, साइन अगर कॉस रहता तो कॉस, टेन रहता तो टेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखिए, 4π, एलसीएम लिखिए, 4π हो जाएगा प्लस 1, तो 4π प्लस 1π 5π/4। इसका मतलब है कि मैं इस 5π/4 को साइन पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ बिल्कुल, है ना। अगर ऐसा लिखा मैंने तो ये साइन, फिर इसी का आ गया फॉर्मूला, साइन पाई माइनस थीटा, अब साइन पाई प्लस थीटा है, साइन पाई प्लस थीटा, ये सब मैं बता दिया हूँ, जो कि कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि अच्छा पाई का केस है, π/2 का केस नहीं है, इसका मतलब नहीं बदली हो गए, साइन थीटा ही होगा। और कौन सी क्वाड्रेंट में गई, क्वाड्रेंट में भी बता दिया हूँ, पाई में से जुट गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन पाई ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा साइन π/4, दैट इज -1/√2। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। और भी देखिए, ठीक है, साइन अगर आपका 7π/4 है तो पर भी आप आसानी से निकाल देंगे। बस आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमने बोला कि अगर प्लस एंगल है तो π/4 यहाँ पे π/4 को साइड कीजिएगा, और प्लस एंगल है तो प्लस पाई लिखिएगा, है ना, यानी पाई लिख दीजिएगा, और 4 दूनी 8 लिखिए और -1 घटा दीजिएगा, 7π हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए, अब ये भी मैंने बता दिया कि ये कहाँ का एंगल है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन
टू पाई, मैंने फॉर्मूला इसको नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, टू पाई माइनस थीटा, नो चेंज दैट इज साइन थीटा। कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे, क्योंकि ये यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे, क्योंकि आप देख पाओगे कि हमेशा एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करते हैं। और ये है 2 पाई, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो एंटी क्लॉक चला यहाँ आ गया, और जूटा नहीं, घट गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट भी साइन पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव लगा दिए, तो ये भी हो जाएगा माइनस का साइन π/4, मतलब कि -1/√2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप ज़रूर लिखें कि सर एक बार और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितना आसान है, मैंने सब कुछ पीछे बताया हुआ है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है, कौन सी एंगल कहाँ है, कैसे जानेंगे कि कौन सी क्वाड्रेंट में, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी। हालांकि यहाँ भी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल बिगनर है वो ज़रूर देखें सिस्टमेटिकली, पार्ट 1, पार्ट 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो भी है ना, इस तरह से बनाया हुआ है और प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, तो वो ज़रूर देखें। इसी तरह आपको अगर आपको पूछ दे 7π/4 और आपको इसमें कॉस लगा दे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, π/4 कर दीजिए और यहाँ पाई लगा दीजिए और यहाँ कॉस दे दीजिए, ठीक है। कॉस π/4, 4 दूनी 8, 8 में से एक गई 7, और ये 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये बहुत फास्ट पहचानने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो इसलिए मैथमेटिक्स को अगर सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, बस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ये 2 पाई के केस में चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही हो जाता है π/4, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसका 1/√2 ही हो जाएगा। π/4 का वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह tan भी लगा सकते हैं, tan किसी भी, है ना, 3π/4 अगर ऐसा है तो ये π/4 को साइड कीजिए, यहाँ लिखिए पाई प्लस पाई, है ना, π/4 और यहाँ प्लस पाई, 4 पाई में से 1 पाई को घटा दीजिए, तो ये हो गया tan, और tan पाई माइनस थीटा, पाई केस में नो चेंज, हम ऐसे याद रखते हैं, π/4 नो चेंज, π/थीटा नहीं, tan थीटा। और कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -1/√2, हो गया, बन गई। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। आज वैल्यू पे ही चर्चा होगा, है ना। चलते हैं आगे, 45 डिग्री पे तो हो गया, चलो ठीक है सर, π/4 का वैल्यू आपने बताया, और सभी को पता है कि tan π/4 क्या क्या होता है, sin π/4 का क्या होता है, cos π/4 का क्या होता है, ये मैं बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, एंगल ऑफ π/3, 60 डिग्री, एंगल ऑफ π/3 दैट इज 60 डिग्री, है ना। इसको देखेंगे तो ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, राइट। साठ डिग्री, पहले 60 डिग्री बनाइए कि कैसे है, कहाँ पे है, इसकी क्या लोकेशन है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, बाई डैश निगेटिव, ओके। अब 60 डिग्री, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, एंगल ट्रेस कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज। तो भाई क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, चूंकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक वाइज 60 डिग्री का मान लो कि ऐसा बनाया, ये है 60 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा, पॉजिटिव का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना होगा, और निगेटिव रहे तो घड़ी के दिशा में। ये 60 डिग्री मैंने बना लिया, चलो ये 60 डिग्री हो गई, दैट इज़ π/3 समझिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया,
तो ये 90 डिग्री हो गई। ज़रा समझिएगा, ये मैंने ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो गई, और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाली एंगल, तो ये वाली एंगल कितनी होगी? ऑब्वियसली 30 डिग्री होगी। अरे 60 30 90 90 180 हो गई ना, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गई। अगर ये 90 डिग्री हो गई, ठीक है, और ये 60 और ये 30, ठीक है, ये 30 ये 60 और ये 90, ओके। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि सभी एंगल अलग अलग है, तो तभी सभी साइड अलग अलग है। तो हम क्या करें बताइए? हम मान तो सकते हैं एक ही ना, कोई भी, है ना, हम तो कोई भी एक ही मान सकते हैं, एक ही साइड को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों अननोन है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इस तरह से कि ये 90 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। ये तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये देखो, खैर छोड़ो उसे, कोई मतलब नहीं। ये देखो, तो ये मिला के पूरा, ये पूरा अगर देख पाओगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 30 और 30, और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल अगर देख पाओगे तो ए ओ और ये मान लो बी, तो ये ओ ए बी देख पाओगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो हम इतना को मान सकते हैं कि ये जो साइड होगा वो 2x होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा मान लेते हैं। अगर ये 2x होगी तो ऑब्वियसली ये भी साइड 2x होगी, ये भी, तीनों साइड सेम होता है, समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अगर ये पूरा में देखते हैं तो हम तो मान ही सकते हैं, है ना। अगर मैंने ऐसा मान लिया और फिर पुनः वापस इसी में आ जाएंगे। अगर इतना यहाँ से यहाँ 2x है तो ऑब्वियसली ये वाली हो जाएगी x और ये वाली निकाल लेंगे, है ना। ये मान लो कि p है, सपोज दैट। तो AP मतलब कि क्या काम करेगा? 60 डिग्री के सामने वाली के क्या काम करेगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा? हाइपोथेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा का अंडर रूट। और हाइपोथेनस कितनी है? 2, तो 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर का रूट 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। x स्क्वायर का पेयर है वो निकल जाएगी रूट से, रूट और 3 अंदर ही सड़ जाएगा, ठीक है। तो रूट 3x आ गई। मतलब अगर ये देखा जाए, ये वाली साइड अगर हम देखते हैं कि ये वाला साइड कितना आ जाएगा? रूट 3x आ जाएगा। अब हम लगा लेंगे इस ट्रायंगल में, फिर पुनः इसी ट्रायंगल में आ जाएंगे, OAP में आ जाएंगे। OAP में आ जाएंगे तो आप ज़रा देख पाओगे कि साइन π/3 कॉस π/3 tan π/3 कॉट π/3 मतलब 60 डिग्री, है ना। आदत डालिए रेडियन में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। अब है सेक π/3 और कॉसेक π/3, ओके। अब डेफिनेशन तो वही रहेगा, मैंने बताया कि डेफिनेशन तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस ही होगा। अब देखिए 60 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, यानी रूट 3x हो जाएगी। अब बाई कितनी हो जाएगी? हाइपोथेनस है 2x, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो ये कट हो जाएगी x, तो रूट 3/2, और सही में 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होती है। बात समझ में आ गई? साइन 60 डिग्री π/3 का वैल्यू रूट 3/2 होती है। अब कॉस π/3 देखिए बेस बाई हाइपोथेनस, तो बेस कितनी है? देखिए 60 डिग्री के साथ ये वाला बेस हो गया यानी x हो जाएगा, और हाइपोथेनस कितनी है? 2x है। काट दीजिए, x कट गई, आ गई 1/2, और सही में 1/2 कॉस 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। tan π/3, tan का डेफिनेशन क्या है? p/b, तो p कितनी है जरा देखेंगे तो रूट 3x, अब b कितनी है? x है, और आप इसको अगर काट देंगे तो x कट जाएगी, रूट 3 हो जाएगी, और सही में साइन tan 60 डिग्री के वैल्यू रूट 3 होती है। ये बात समझ में आ गया होगा,
ओके, अब चलते हैं। कॉट होता है बेस बाई हाइपोथेनस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस जो है आपको पता ही है tan का उल्टा है, यानी बेस परपेंडिकुलर बाई बेस है tan, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। अब बेस है x और परपेंडिकुलर है √3x, ठीक है। और √3x अगर काट दोगे x से x कट जाएगी तो ये बच जाएगी 1/√3, हो गई। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, h/b होता है। h यहाँ पे कितनी है 2x है, अब बेस कितनी है x है, ठीक है। तो x से x क्या होगा, x से x कट जाएगी, ये 2 है तो आ जाएगी आपका 2। सही में उसका उल्टा आया भी, साइन कॉस का उल्टा आया, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 तो इसका 2 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हाइपोथेनस कितनी है 2x है, अब परपेंडिकुलर कितनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपका √3x, ठीक है। और इसको अगर आप कट कर देंगे तो ये कट कर जाएगी, ये आ जाएगी 2/√3। साइन का उल्टा आया होगा, देखिए इसका उल्टा ही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो 60 डिग्री। अब फिर इसी का अगर इसी का मल्टीपल यानी π/3 का जो भी मल्टीपल होगा वैल्यू सेम देगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे पिछले बार आपने देखा होगा π/4 हमेशा 1/√2 आ रहा था साइन का वैल्यू, लेकिन माइनस या प्लस आ रहा था। वो सिर्फ क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्वाड्रेंट में है। जैसे आपसे पूछ दे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लिया जाए एग्जाम्पल साइन π/3 और क्या हो सकता है 2π/3 पे पूछते वैल्यू, ये मल्टीपल है π/3, ये वाली और ये वाली कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। जो भी बगल में उसका हो π/3, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा कि बहुत सिंपल है, आपको इसके निकालना कैसे वैल्यू है। मैंने बताया था कि π/3 का मल्टीपल है, तो आप दिमाग में सेकेंडों में बोल सकते हैं कि अच्छा ये π/3 का मल्टीपल है तो साइन π/3 का मल्टीपल है, इसका मतलब साइन π/3 का वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो इसका भी वैल्यू √3/2 ही होगा। लेकिन सिर्फ प्लस होगा या माइनस होगा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में है 2π/3। तो आप जरा देखोगे कि 2π/3 कौन सी क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देख लीजिए 2π/3 जो है मतलब कि 120 डिग्री हो गई, तो 2π/3 मतलब यहाँ से यहाँ आ गई, सॉरी वहाँ तक नहीं जाएगी, वो 180 तक जाएगी, यानी यहाँ तक वो जाती, यहाँ तक आती है 180, 180 तो कम ही है ना, और 90 से बड़ा है, तो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात पहचानना आपको आना चाहिए। तो चलो ठीक है, या तो ऐसे पहचानिए ना, आपको दिक्कत होती है। आज ये π/3 का मल्टीपल है, π/3 को साइड कर दीजिए और यहाँ लिखिए पाई, अगर पूरा एंगल प्लस में है तो पाई प्लस लिखिएगा, प्लस पाई लिखिए, आपने लिख दिया। और यहाँ पे साइन है, ठीक है। और यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई घटा दीजिएगा, तभी तो, चूंकि एलसीएम लीजिएगा तो इसके नीचे 1 है, 3 और 1 ऐसे ही लीजिएगा तो 3 पाई हो जाएगा, और माइनस पाई हो जाएगा तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इतना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है। तो ये आ गया, और ये तो लग रहा है फॉर्मूला जैसा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा। हालांकि आप फॉर्मूला मत याद रखो, नो चेंज की चेंज, तो मैंने बताया था कि नहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि π/2 केस में सिर्फ चेंज होने के अलावा साइन का कॉस्ट, तो ये साइन π/3 ही हो जाएगा, नहीं थीटा, थीटा की जगह ये π/3 है। कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये हो गया आपका π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। सोचिए π/3 का वैल्यू भी √3/2 हो रहा है, इसका मल्टीपल एंड 2π/3 हो रहा है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपको बोले आप इसका भी वैल्यू निकालिए, 5π/3 का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से यार π/3 को साइड कीजिए, दिस इज π/3 का मल्टीपल है, और यहाँ पाई लिख दीजिए, ठीक है। और कितना क्या जोड़िएगा घटाइएगा कि 5 आ जाए, तो 3 दूना 6 कर दीजिए, ठीक है, और -1 कर, इसको एक्यूट एंगल रहना देना है। नहीं तो किसी को दिमाग में ये भी चल रहा हो कि अरे सर आप वहाँ 3 ही रहने दो ना, यहाँ 3 जोड़ दो, सॉरी 2 जोड़ दो,
अगर 2π/3 तो थीटा की जगह 2π/3 होगा ना, तो इसका मतलब 60 दूना 120 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब अब 120 डिग्री जो चूँकि पाई का वैल्यू 180 होती है और 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगी। अब 120 हमने बोला कि ये जो थीटा है ना, ये वाला एक्यूट एंगल रहना चाहिए। एक्यूट एंगल ये वाली चीज़ रहनी चाहिए, पाई प्लस 2π प्लस में जो भी रहना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा 90 से छोटा रहना चाहिए, और ये 90 से तो बड़ा है। समझे? उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पाई में, तो 3 2 जा 6 और 6 में एक को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ साइन लिख दीजिएगा। और आपको ये भी मालूम है 2π - थीटा साइन 2π - थीटा, पिछले वीडियो में आप जाइए लेक्चर 4 में तो ये सब बताया हूँ। 2π - थीटा मतलब साइन थीटा, और कौन सी क्वाड्रेंट में है वो देख लीजिए साइन। तो 2π कम्प्लीटली यहाँ का एंगल है और उसमें जुटता तो फर्स्ट में चल जाता, लेकिन घट गया तो फोर्थ में खिंचा जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -√3/2 हो जाएगा। देखिए कितना कमाल का है ट्रिग्नोमेट्री। बोलते हो कि सिर्फ 90 तक ही वैल्यू रखना है, कहीं भी पूछते क्या फ़र्क पड़ता है, बस वैल्यू तो वही आ रहा है जो 60 डिग्री पे आ रहा था, बस सिर्फ माइनस प्लस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्वाड्रेंट पे, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सभी आज 3-4 आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, 60 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री बस। उसके बाद फिर इसी का मल्टीपल में देखिए कैसे निकाला जाता है उसी के सहारे। ठीक है, तो ये बहुत सिस्टमेटिकली मैथमेटिक्स होती है। इसी तरह यहाँ पे कॉस भी रह सकता है, यहाँ पे साइन की जगह कॉस भी रह सकता है, यहाँ पे कॉट भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है। ठीक है, आगे तो हम सभी को आज डिस्कस कर लेते हैं। π/4 को कर लिया हूँ, π/3 को कर लिया हूँ, और π/6 को करेंगे, फिर 0 90 सभी का करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंगल ऑफ π/6, π/6 मतलब पाई का वैल्यू 180 डिग्री होती है और 6 से भागा देंगे तो ऑब्वियसली ये कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, डिग्री में 30, रेडियन में π/6। ठीक है, तो देखिए x पॉजिटिव ये आपका ओरिजिन है, x डैश, y पॉजिटिव, y डैश नेगेटिव। ओके, अब आपको 30 डिग्री बनाना है, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री कैसा एंगल होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ से किधर चला होगा? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, मैंने कई बार डिस्कस किया इसका। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 90 डिग्री। अब यहाँ भी अलग अलग सब हो गया। देखिए जरा बड़ा बनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया तो ये आ गई 90 डिग्री, तो ये ऑब्वियसली कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ट्रायंगल बना है वो क्या बना है? ये जो ट्रायंगल बना है ऑब्वियसली ये सब अलग अलग साइड का बना है, अलग अलग एंगल है, तो साइड भी अलग अलग होगा। हम मान तो एक ही सकते हैं ना, तो एक काम इसमें दिमाग लगाते हैं, यहाँ से ऐसे कर दीजिए सेम। ठीक है, उतना ही डिग्री का ऐसे 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के बनाते हुए हम आगे और फिर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये कितनी होगी? 60 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो आप ओवरऑल अगर ट्रायंगल 0 O A और B देखेंगे और ये मान लेते हैं C, तो अगर O A B देखेंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो सभी साइड सेम होंगे। तो अगर एक साइड को हम 2x बोलते हैं तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? 2x होगा, है ना? ये भी 2x, ये भी 2x, और फिर पुनः वापस हम उसी ट्रायंगल में आ जाते हैं, रेड वाली ट्रायंगल में। ठीक है, रेड वाली में आ जाते हैं तो आपको देखेंगे कि आप यहाँ से यहाँ तक 2x है, और सेम ये वाला साइड और ये वाला साइड, चूँकि कॉन्ग्रुएंट है ना, है, चूँकि सारा एंगल सेम है तो सारा साइड भी सेम होंगे, है ना।
तो इसका मतलब ये पूरा 2x है, तो ये x, तो ये भी x है ना, चूँकि ये 2x है और ये x मान लेता हूँ, चूँकि 2x और 2x है तो ये वाली और ये वाली तो सेम है, तो हाफ हाफ हो जाएगी x, और ये कितनी हो जाएगी, ये वाला निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस निकालने का क्या मतलब है कि हाइपोथेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोथेनस का मतलब कितना है 2x का होल स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर में, यानी ये फाइनली √3x हो जाएगी। अब ये √3x हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी √3x। अगर ये √3x आ गई, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे sin π/6 cos π/6 tan π/6 cot π/6। ठीक है, और एक क्या करता है सिंपल, बहुत सारे होता है कि टेबल बल रट लो बच्चों। अरे रटना फटना नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री रटोगे तो रटते रह जाओगे। ठीक है, आपको दिमाग लाना कहाँ से कैसे आया। ठीक है, तो ये कॉट हो गया, एक टेबल बना के दे देगा सभी रट लो, नहीं रटना नहीं है। आप देखो ना कितना जल्दी निकाल देते हो π/6, और ये है cosec π/6, देखिए π/6। ठीक है, अब बताइए डेफिनेशन तो वही रहेगा P/H। P हमारी कितनी है 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, तो रेड वाला हम देखोगे, रेड ट्रायंगल में देखोगे तो 30 डिग्री के सामने वाली x है, ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर है यानी x। हाइपोथेनस 90 डिग्री सामने वाली होती है 2x है। ठीक है, और अगर इसको काट दोगे तो x कट जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और सही में sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होती है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को जो आप बोलते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूला, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए कुछ भी नहीं है, आप निकाल सकते हो। cos π/6 ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर हाइपोथेनस, तो बेस है आपका b और h। बेस कितनी है 30 डिग्री के लिए, देखिए √3x है, √3x, और बाई कितना 2x। आप इसको कट करेंगे, x कट जाएगी, कितना आ जाएगी √3/2। ठीक है, और ये tan π/6 है, परपेंडिकुलर बाई कितनी होती है, बेस होती है। परपेंडिकुलर कितनी है इसका बताओ, परपेंडिकुलर है x, देखिए ना 30 डिग्री के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये जो बचा बेस, और 90 डिग्री सामने वाले हाइपोथेनस होता है, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x और बेस कितनी है √3x। ठीक है, और ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, और सही में 1/√3 होती है। बाकी आप समझ गए होंगे, तो इसका आप cot tan का उल्टा यानी √3/1 हो जाएगा, है ना, दैट इज √3 हो जाएगा, चूंकि इसका उल्टा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये बैठा दिए। सेक किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos का है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 है ना, और इसका हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब फिर इसी का मल्टीपल में निकालना रहेगा, तो देखिए आसान हो जाएगा। मान लिए कि cos का π/6 30 डिग्री, अब इसी का मल्टीपल में, ये तो cos π/6 का तो आपको वैल्यू पता है, और यहाँ मान लेते हैं, हम कर लेते हैं 2 3 से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 2 2 5 मान लो, कर ऐसे पूछते हैं आपसे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए π/6 को आप साइड कर दो, बिकॉज ये π/6 का मल्टीपल है, और यहाँ लिख दीजिए पाई, अगर प्लस एंगल में है तो प्लस पाई, अब माइनस रहता तो माइनस पाई लिख दे, और 6 पाई और माइनस घटा देंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 5 पाई आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने पढ़ा है कि पाई के केस में चेंज नहीं होगा, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस थीटा हो जाता है, π/6 हो जाएगा। इसे याद रखना पड़ता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस, चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होगा, ऐसे मैं याद रखता हूँ, बस सिंपल बन जाता है। रटना क्या है कि कॉस पाई माइनस थीटा, रटे रहो, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, अरे भैया कॉस थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा, ये कन्फ्यूज़न है। तो मैंने इसके लिए बेहतरीन आइडिया बताया है पिछले वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख लें। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं रटने का, सिंपल मैंने बोला कि चेंज नो चेंज,
तो पाई थीटा कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की जगह पाई बाई 6 है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, बस हो गया। और आप अभी पढ़ा है कॉस पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है √3/2, लेकिन यहाँ माइनस है ये वाली, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए यानी ये हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। और भी देखिए कॉस अगर आपसे पूछ दे 7 पाई बाई 6 कल के डेट में, या tan में भी पूछ सकता है, क्या दिक्कत है, या साइन में पूछ सकता है साइन 5 पाई बाई 6, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी पाई बाई 6 कर दीजिए और पाई कर दीजिए और कॉस लगा दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। ये होता है चेंज, नो चेंज, सॉरी साइन है ना, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 6, 6 में से गया 5 पाई, और ये होता है साइन थीटा, साइन मतलब पाई बाई 6 थीटा की जगह। अब पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है, कम से कम वो याद रखिए, पाई बाई 6 याद रखिए, और वो मैं पढ़ा दिया हूँ, अभी तो पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर tan पूछे आपसे 5 पाई बाई 6, कोई सिंपल ये भी आप कर सकते हो, tan पाई बाई 6 और यहाँ पाई माइनस आ गया, ये tan पाई बाई 6 होता है। आपको पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई है तो निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी एंगल आपको आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे हम लोग। अब है एंगल ऑफ 45 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया। अब एंगल 0 डिग्री पे देखिए जरा, 0 डिग्री का रेडियन होता है 0 ही, और इसका 0 डिग्री, ठीक है, वो रेडियन में, और ये ऐसा। अगर 0 डिग्री बनेगा तो आप समझना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि देखिए कैसे बनेगा। बिल्कुल ये x है, पॉजिटिव x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस है, और ये निगेटिव बाई एक्सिस है, राइट। अब देखिए 0 डिग्री, इसका मतलब कुछ नहीं चलेगा, क्या चलेगा, x एक्सिस पे ही रहेगा लाइन वो। लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए करता हूँ कि ये मान लो कि ऐसा चला, ये 0 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि 0 डिग्री चलेगा कैसे, बिल्कुल उसी पे रहेगा, बनेगा ही नहीं, है ना, ऑन द x एक्सिस रहेगा, राइट, ऑन पॉजिटिव एक्सिस रहेगा, यानी ये जो है ना, ये वाला आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ये क्या होगा, 0 होगा। चूँकि मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया हूँ ताकि मेरे को बेस ऑफ परपेंडिकुलर पता चले, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली सेम सेम हो जाएगा, तो ये x, ये भी x होगा। चूँकि वो देखोगे आप ऐसे, ये एंगल बिल्कुल 0 डिग्री एकदम बिल्कुल ये खत्म रहेगा, बिल्कुल, है ना, तो ये वाली 0 हो जाएगी बिल्कुल, चूँकि एक्सिस पे आएगी, है ना, वो मैं दिखाने के लिए ऐसा किया हूँ, बस आपको पता है। और ये 90 डिग्री सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो है ये बेस, और ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोथेनस, और जिस पे है वो बेस हो जाएगा, यानी ये वाला बेस हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। तो आप जरा देखोगे, फील कर रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, और ये कॉसेक 0 डिग्री हो गया। अब देखिए ये होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कितनी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप देखो x एक्सिस मान लो ये है, ये वाली x एक्सिस है सपोज है, ठीक है, तो ये वाली रिवॉल्विंग लाइन है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये मैंने दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा ट्रेस किया हूँ ताकि 0 डिग्री, ये बिल्कुल इसी लाइन पे होगा, तो ये बिल्कुल ये परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगी, है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे परपेंडिकुलर 0 है, तो 0 परपेंडिकुलर 0, और 0 में कुछ भी डिवाइड कर दो, हाइपोथेनस कुछ भी डिवाइड करो, हमेशा वो 0 ही होता है, ठीक है, समझे ना। क्यों होता है जरा देखिए, मान ली कि मेरे पास 0 कट्ठा, ऊपर जो होता है वो ज़मीन है और नीचे भाइयों की संख्या, मान लो 5 भाई है, अरे तो ज़मीन ने तो बांटेगा क्या, डिवाइड क्या होगा, खत्म है, 0 0 ही होगा, कुछ नहीं है ना। तो 0 में कुछ भी से डिवाइड कर दिए 0 ही होगा। और देखिए cos 0, तो बेस बाई हाइपोथेनस, पर डेफिनेशन कभी बदलता नहीं, बेस बाई हाइपोथेनस, तो बेस कितनी है, बेस है, यही तो है बेस, ये वाली बेस, ये वाली बेस, तो x और हाइपोथेनस x कट करके आ जाएगी, कट कर आप काट दो तो 1 आ जाएगी, और सही में cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 0 डिग्री परपेंडिकुलर बाई क्या होती है, बेस होती है,
परपेंडिकुलर कितनी है, 0 है। अब बेस कितनी है, x है, तो ये हो जाएगी 0, भी मैं बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस, और बेस कितनी है, x है, और परपेंडिकुलर कितनी है, 0 है। अब अगर कोई भी संख्या, देखिए ये भी नोट्स में लिखिए, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, दूसरा नोट्स में है कि समथिंग अपॉन 0, सिर्फ 0 को छोड़कर, तो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, हाइपोथेनस बाई बेस, हाइपोथेनस कितनी है, x, और बेस भी x है, ये कट कर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री, ये होता है हाइपोथेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोथेनस कितना है आप ही बता दो, x है, और परपेंडिकुलर 0 है, तो ये भी अनडिफाइंड, यानी दो फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड कर दिया, कॉट और कॉसेक, ठीक है, और ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं अगला, आगे देखिए, एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 बोले तो π/2, इसका डिग्री में वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल ऑफ π/2 मतलब 90 डिग्री, राइट। अब 90 डिग्री देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, कॉस π/2, टेन π/2, कॉट π/2, सेक π/2, कॉसेक π/2, ठीक है। कॉसेक π/2 सभी का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे गौर से, x पॉजिटिव एक्स एक्सिस, y पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, y डैश नेगेटिव, आप 90 डिग्री देखोगे तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन है बिल्कुल बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल एकदम ऐसा होगा, 90 डिग्री ये है ना, यानी यहाँ से चला रिवॉल्विंग लाइन यहाँ आ गया, तो ये बिल्कुल कैसा होगा, आप ही बताओ, बिल्कुल खड़ा होगा, यानी ये वाली और ये वाली सेम हो जाए, मैंने दिखाने के लिए ऐसा किया हूँ, यानी ये x और ये वाली 0 हो जाएगी बेस, ठीक है, और ये 90 डिग्री सब होता है, यहाँ दिखाने के लिए बिल्कुल ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये लाइन है जो कि इसके बराबर हो जाएगा, ये है ना, ये ऐसे, सॉरी बराबर नहीं मतलब इसके ऐसा, ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए ताकि परपेंडिकुलर बेस पता चले, अगर फील करोगे 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ से यहाँ बिल्कुल जाएगा रिवॉल्विंग लाइन, ये सब तो रहेगा नहीं, तो ये बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर खड़ा लाइन है, ये भी खड़ा, तो ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगा, और ये वाली बिल्कुल 0 हो जाएगा, खत्म हुआ। तो अब देखिएगा कि हमारा ये हो गया आपका क्या, ये 90 डिग्री सामने वाला 90, ये भी हो जाएगा क्या, और ये हाइपोथेनस हो जाएगा, ये h हो जाएगा, और ये p हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा इसका वैल्यू निकाले, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस होती है, तो परपेंडिकुलर कितनी है, x है, और हाइपोथेनस भी x है, ये कट कर क्या आ जाएगी आप बताओ, 1 आ जाएगी, और सही में साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कॉस π/2 बेस बाई हाइपोथेनस होती है, बेस हमारा 0 है और हाइपोथेनस x है, मैंने बताया था कि 0 अपॉन समथिंग इन्फिनिटी हो जाता है, 0 में कोई भी चीज़ से भाग दीजिए, सॉरी 0 में किसी भी चीज़ से भाग दीजिएगा तो वो 0 ही रहता है। tan π/2 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका x है, बेस आपका 0 है, मैंने बताया कि 0 में से भागा दो किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अनडिफाइंड यहाँ पे कर जाएगा। कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस आपका 0 है, ये x है, तो ये 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, ठीक है। अब है सेक π/2 है, तो π/2 मतलब क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथेनस होगा, उसके बाद बेस हो जाएगा, हाइपोथेनस x है और ये 0 है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे ये भी अनडिफाइंड किया, ठीक है। और ये कॉसेक होता है किसका उल्टा, साइन का, तो h/p हो जाएगा, h आपका x है और p भी आपका x है, कट कर कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, सही में 1, देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है,
जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव आ गया। तो ये बात समझ में आ गया। अब इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी 90 बस इतने इसी का मल्टीपल में आएगा वैल्यू आपको, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये आपने सीख गया होगा, ठीक है। तो आज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल का वैल्यू बताया कि कौन सी वैल्यू कैसे होता है ना, कैसे आय निकाला जाता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपने अगर आज वैल्यू सीखे होंगे तो अगले दिन आऊँगा फिर सवाल लेकर और फिर आगे बताएंगे कि, है ना, फॉर्मूला कुछ कुछ है, फिर अलग अलग फंक्शन, सब पार्टिकुलर फंक्शन बताऊंगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, है ना, उसमें सारा कुछ मैं डिटेल लिख दूंगा, ठीक है। आज वैल्यू पे बात हो गई, तो आप वैल्यू आप ज़रा देख लेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। मैं अगले दिन सवाल लेकर आऊँगा, ठीक है। चूँकि इसमें मैं थ्योरी में वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि फिर उसे बोरिंग हो जाता है, लड़का इतना देर तक देखता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सीख गए होंगे, फिर मैं आपके सवाल लेकर आऊँगा वैल्यू पे कैसे निकाली जाती है, ठीक है। और इसी को क्या करता है, टेबल बना देता है कि याद रखो ऐसे 90, आपको खुद ही सब दिमाग में रखना है, ठीक है, कैसे आता है। और ये जनरली कुछ कुछ याद रखिए, ठीक है। हालांकि सभी बच्चों को याद ही रहता है 90 तक, और उसी का फिर मैं बता दिया कि मल्टीपल में कैसे निकाली जाती है वैल्यू। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इस पे फिर सवाल लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तो जब तक वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।